बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोग डेप्रिसिएशन का टॉपिक कर रहे थे, राइट? और डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ये वाला एक क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट करा था, और इस क्वेश्चन को हमने दोनों पॉलिसीज के थ्रू सॉल्व करके देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ईयरली पॉलिसी कौन सी होती है और मंथली पॉलिसी कौन सी होती है, और उसके अंदर ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम लोग इसकी सेटिंग भी कर लेते हैं जरा। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? मुझे जरा बता दो। ये आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है या रुक रही है आवाज? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम लोग आज की क्लास के अंदर ये करने वाले हैं कि हम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन को जो है वो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 होगा डेप्रिसिएशन का। पेज नंबर आगे पीछे कुछ हो सकता है, मेरे पास ये पेज नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आपके पास शायद दो चार पेजेस आगे पीछे हो, बट जो क्वेश्चन नंबर होगा वो सेम होगा। तो ये डेप्रिसिएशन के टॉपिक का हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं आज की क्लास में। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मोटोरोमा प्राइवेट लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस एट 1 जनवरी 1999। अब इसने क्या करा हुआ है? इसने आपको कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं कि यार आपकी जो मोटर व्हीकल थी वो 1 जनवरी को, यानी कि याद रखिएगा 1 जनवरी की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज ओपनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? स्टार्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है। तो स्टार्ट ईयर की अगर आप इंफॉर्मेशन को देखो तो स्टार्ट ईयर की इंफॉर्मेशन के अंदर वो बोलता है कि आपके पास साल के शुरू में मोटर व्हीकल्स थी जो कि कितने की थी? 100,000 की थी। और उन मोटर व्हीकल्स पे आप लोग अब तक कितना पहले से प्रोविजन चार्ज कर चुके हैं? 44,000 का। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो ये जो मोटर व्हीकल है ना, ये इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और ये जो नीचे प्रोविजन का बैलेंस है, ये प्रोविजन का ब्रॉड डाउन गिवन है, यानी कि पहले से ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी थी। यानी कि 1 लाख रुपए की मोटर व्हीकल हमारे पास पहले से मौजूद थी, और इसी तरीके से 44,000 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास पहले से लगी हुई थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब बोलता है आगे सवाल के अंदर कि जो तुम डेप्रिसिएशन वगैरह है ना तुम्हारी, इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल। अब याद रखिएगा, मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा यहाँ पे कि ये अगर बोलता है कि 20% लगाना है ऑन कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल, अब सवाल ये उठता है कि ये ऑन कॉस्ट की बात कर रहा है। नाउ एग्जामिनर हमें किस तरफ लेके जा रहा है, एसएलएम या आरबीएम? बिल्कुल सही बताया, जो लोग पहले से लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा इस पे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगेगा? 20% तुमने चार्ज करना है एट कॉस्ट या ऑन कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट, राइट? तो क्या बनना चाहिए बताओ? स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिवोल्यूशन मेथड? कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए? बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब मेजॉरिटी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का मेथड होता है कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, यानी कि रेट, और फिर उसको जब आप चार्ज करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, और उस आंसर को हम कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया? क्लियर हो गई यहां तक बात? अब सुनो अगली बात क्या है यार। आगे वो बोलता है, सुनना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इस लाइन से ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये हमें क्या ये बोलना चाह रहा है कि ये बिजनेस मंथली पॉलिसी लगाता था, या ये बोलना चाह रहा है कि ये ईयरली पॉलिसी लगाता था? बताओ कौन सी पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा है सवाल के अंदर? देखो, मैं हर बात जब पढ़ाता हूं तो वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद आपको ये पढ़ के सवाल को क्लियर होना चाहिए, हाँ यार ये ईयरली पॉलिसी मांग रहे हैं मुझसे, राइट? तो जो बच्चे लिख रहे हैं वेरी गुड, वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। उसने क्या बोला है कि भाई आपने जिस साल आप एसेट खरीदोगे उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, और जिस साल आप एसेट बेचोगे उस साल उस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। याद आई ये वाली बात? और अगर आप लोग भूल चुके तो फिर जाहिर सी बात है मैं आपको पीछे लेके चलूंगा, और मैंने आपको ईयरली पॉलिसी और मंथली पॉलिसी पढ़ाई थी, तो देखो यहाँ पे लिखी हुई है ईयरली पॉलिसी, आपको नजर आ रही है लिखी हुई है, देखो यहाँ पे। ईयरली पॉलिसी क्या होती थी? फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ
डिस्पोजल। देखो वर्ड टू वर्ड बात करेगा, जो मैं आपको लिखवा के दूंगा वर्ड टू वर्ड बात हो रही होगी। तो क्या क्या आपको अब ये क्लियर होता है कि इस सवाल के अंदर जो एग्जामिनर ने हमसे ये सवाल पूछा है, क्या इस सवाल के अंदर वो हमसे ईयरली पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है? यस सर, वो ईयरली पॉलिसी के बारे में तो बात कर रहा है, टेंशन क्या है, राइट? इसका मतलब जिस साल हम एसेट खरीदेंगे उस साल उस एसेट पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कितने मंथ इस्तेमाल करा। और जिस साल एसेट बेचेंगे उस साल उस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट ईयरली पॉलिसी सेज। इसका मतलब हमें एक और चीज नजर आ गई, दैट जहां पे ईयरली पॉलिसी अप्लाई हो रही है, ठीक है, ईयरली पॉलिसी। वेरी गुड। यहां तक आपको इसका मतलब, जो मैंने इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूं आप पे, 8-10 क्लासों से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं आपके ऊपर डेप्रिसिएशन पे, तो मेरे ख्याल से मुझे इतना सुकून होना चाहिए कि हाँ यार ये बच्चे को समझ आ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे वो बात करता है, आगे वो बोलता है अ व्हीकल बॉट फॉर 30,000 इन अगस्त 1996। अच्छा, अगर आप देखें तो ये हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है ये कब की बात कर रहा है? ये अकाउंटिंग पीरियड है 1999 का। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है 1 जनवरी, अब जरा सुनिएगा, 1 जनवरी 1999 को, तो मेरी जो क्लोजिंग डेट होगी वो कब होगी? 31 दिसंबर 1999 को। पूरा साल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, एक साल कंप्लीट हो गया ना। पूरा एक साल कब होता है? पहली को शुरू हुआ जनवरी को, तो 31 दिसंबर को साल जो है वो एंड हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब बोलता है कि एक व्हीकल थी जो तुमने कब खरीदी थी? अगस्त 1966 में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1966 में, यानी कि इस साल नहीं, लेकिन अब से तकरीबन 3 साल पहले अगस्त में ये मोटर व्हीकल खरीदी गई। मैंने बोला ठीक है, कोई पुरानी बात करना शुरू करिए एग्जामिनर, ठीक है करने दो, देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोलता है वॉज सोल्ड फॉर 9,000। इसका इसने क्या बोला कि एक मोटर व्हीकल जो हमने 30,000 रुपए की खरीदी थी 1996 में, राइट, आज उस मोटर व्हीकल को हमने सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है। और वो कितने का बेचा है? $9,000 का बेचा है। इट मींस दिस $9,000 इज द सेल प्रोसीड ऑफ दैट मोटर व्हीकल, है ना? देखो अब सवाल आपको पढ़ पढ़ के समझ आ रहे होंगे कि हाँ यार ये क्या बातें करता है। फिर आगे वो बोलता है ऑन नवंबर 1999, यानी कि इस साल। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नवंबर 1999 यहां पे कहीं आया होगा? इस अकाउंटिंग पीरियड में नवंबर 1999 आया होगा, यानी कि इस साल नवंबर में आपने उस एसेट को क्या करा? बेच दिया। खरीदा कब था? अगस्त 1996 में खरीदा था। बेचा कब है? नवंबर 1999 में आके बेचा है। उसने सिर्फ इतनी बात करी है। मैंने बोला ठीक है, और कितने का बेचा? बोला 9,000 का बेचा। मैंने बोला जब खरीदा था तो कितने का खरीदा? बोलता है 30,000 का खरीदा। ये देखो 30,000 का खरीदा जब 3 साल पहले, और आज 9,000 का बेच दिया 3 साल बाद। ठीक है, और आज डेट क्या है जिस दिन ये बेच रहा है? नवंबर 1999। क्या ये जो एक लाइन मैंने पढ़ी है इसमें आपको हर एक बात क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि खरीदा कब, और जब खरीदा तो कॉस्ट कितनी थी, बेचा कब, और जब बेचा तो कितने का बेचा? क्या ये चारों बातें क्लियर हो रही हैं आपको? सबको क्लियर है? यस, पक्की बात है। वेरी। आप सुनो जरा, सब लोग जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो वो चैट सर वाली चैट बॉक्स के नाम से आ रहा होता है, तो आप उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे तो मुझे डायरेक्टली रिप्लाई आएगा। अच्छा जी, वो बोलता है राइट अप एंड बैलेंस द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1999। सबसे पहले आपने क्या करना है? एक तो मोटर व्हीकल का अकाउंट बना देना है। चलो पहले मोटर व्हीकल का अकाउंट बना देते हैं, पहले पहले टेंशन लेते हैं, पहले देखते हैं कि भाई मोटर व्हीकल का अकाउंट कैसे बनेगा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 हमारी बुक के अंदर, क्वेश्चन 12। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का एक मोटर व्हीकल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इस पूरे पेज पे हम खाली मोटर व्हीकल के अकाउंट के बारे में बात करेंगे। खैर बहुत बड़ा अकाउंट नहीं बनने वाला, बट यहाँ पे लिख लेते हैं मोटर व्हीकल अकाउंट। और याद रखिएगा ये एक नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट होता है, तो इस नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट के बारे में बातें की जाएंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ईयर कब से स्टार्ट हो रहा था? 1 जनवरी 1999। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? बच्चा जब अकाउंट बनाता है वो बोलता है यार 1996 से इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसने बोला हुआ है कि एसेट बिका है 1996 में, तो क्या मैं अकाउंट 1996 से बनाना शुरू करूंगा? तो आप रिक्वायरमेंट देखें, तो उसने क्या बोला था कि आपने जो अकाउंट बनाना है वो कब का बनाना है? दिसंबर 1999। यानी कि आपने इस अकाउंटिंग पीरियड का अकाउंट बनाना है। इस अकाउंटिंग पीरियड में जो कुछ हुआ है वो रिकॉर्ड करना है। इससे पीछे वाला अकाउंटिंग पीरियड आपने कुछ नहीं बनाना है, राइट? अच्छा जी, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 जनवरी 1999, और हमारे पास पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन मौजूद था। बैलेंस
बीडी। पहले से बैलेंस बीडी कितना था, मोटर व्हीकल जो थी मेरे पास पहले से वो कितने की मौजूद थी, तो वो उसने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है कि कितने की मौजूद थी, $1 लाख की मोटर व्हीकल्स मौजूद थी। तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे 100,000 को रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या आपने इस पूरे साल मजीद कोई मशीनरी खरीदी या कोई मजीद मशीनरी बेची, तो आपने ये देखा कि हाँ, नवंबर 1999 में आपने एक मोटर व्हीकल का डिस्पोजल कर लिया और कोई और मोटर व्हीकल खरीदी नहीं गई है इस पूरे साल। ऐसा ही है, देख लो, इस पूरे साल 1999 में और कोई मोटर व्हीकल खरीदी नहीं गई है, बस एक मोटर व्हीकल बेच दी गई है। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है पूरे सवाल में? एक दफा पढ़ लो और सोचो और मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस पूरे साल के अंदर 1999 के ईयर के अंदर ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या सिर्फ एक मोटर व्हीकल बिकी है, या कोई मोटर व्हीकल आपको लगता है कि आई भी है? कोई आई भी है? सर अगर आई होती तो कहीं लिखा हुआ होता, इसने कहीं बताया नहीं कि इस साल इसने कोई मोटर व्हीकल खरीदी भी है, बस इसने ये बता दिया साल के शुरू में इतनी मोटर व्हीकल थी और एक मोटर व्हीकल आपने क्या करी है, बेच दी है। सिर्फ ये दो बातें करी इसने, तो दूसरी बात रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरी बात, कब बेची आपने? नवंबर 1999 में। तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे उस मोटर व्हीकल का डिस्पोजल। नाउ माय क्वेश्चन इज के डिस्पोजल, उसकी अमाउंट कितनी लिखोगे? डिस्पोजल में क्या लिखोगे? 30,000 रिकॉर्ड करोगे उस एसेट का, या 9,000 रिकॉर्ड करोगे? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार डिस्पोजल कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए, 30,000 से या 9,000 से? कितने से रिकॉर्ड करोगे बताओ? देखो, कितने से रिकॉर्ड करोगे डिस्पोजल? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत, दो बच्चे ने गलत, वेरी गुड, सही है। अच्छा, आप याद रखिएगा, मैं एक दफा और बता देता हूं कि ये कॉस्ट का अकाउंट है, तो यहाँ पे जो एसेट डिस्पोज हो रहा होता है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है। क्या रिकॉर्ड की जाती है? उसकी कॉस्ट। सर हमेशा कॉस्ट? हाँ, हमेशा कॉस्ट। सर जिंदगी भर कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे? हाँ बेटा, जिंदगी भर कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज ये एसेट की कॉस्ट का अकाउंट है। तो जो एसेट तुमने बेचा था उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो उसकी कॉस्ट हमें नजर आती है कि कॉस्ट मतलब जितने का वो खरीदा गया था, वो कितने का खरीदा गया था? वो खरीदा गया था 30,000 का। तो यू विल रिकॉर्ड 30,000 ओवर हियर, नॉट 9,000। 9,000 इज द सेल प्रोसीड, वो बिका इतने का है, बट डिस्पोजल अकाउंट में, वो डिस्पोजल अकाउंट में यूज की जाएगी वो 9,000 की वैल्यू। बट राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट अकाउंट। तो हम कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं नॉन करेंट एसेट का, तो हम यहाँ पे उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस थिंग, हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। अब इस अकाउंट को क्लोज करने का तरीका तो कोई खास है नहीं, टेंशन है नहीं। तो ये आ जाएगा 1 लाख इधर भी, 1 लाख इधर भी। तो ये बैलेंसिंग फुटिंग बन गई है हमारे, फुट बना ली हमने इसके लाख लाख रुपए के। ठीक है। एंड देन 100,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास 31 दिसंबर को 1999 को एक बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। और ये जो बैलेंस कैरेट डाउन हमारे पास आया है, ये बैलेंस कितना है? 70,000 का बनेगा। 1 लाख माइनस 30,000। और फिर यही बैलेंस ब्रॉड डाउन शो करना लाजमी होता है। तो अगले साल 1 जनवरी 2000 को ये बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा और ये बैलेंस हमें बताएगा कि तुम्हारे पास जो मोटर व्हीकल्स मौजूद हैं वो कितने की मौजूद हैं? 70,000 की मौजूद हैं। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? जो बात मैंने यहाँ पे करी है, क्या ये सब लोगों को ये बात समझ आती है कि ये क्या बातें चल रही हैं? देख लो बेटा एक दफा गौर से, क्या ये सबको क्लियर होती हैं वाली बातें? ये 30,000 माइनस करेंगे और सीडी बैलेंस आ जाएगा, और सीडी बैलेंस विल बी 70,000। और यही सीडी बैलेंस अगले साल का ब्रॉड डाउन लिख के शो करना पड़ता है। सर बीडी लिख के हमेशा शो करेंगे? हाँ बेटा, हमेशा शो करेंगे। साल के शुरू में कितने की मोटर व्हीकल थी? 1 लाख की। जो बेच दी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000 की। तो बच कितने की गई? 70,000 की। सिंपल एज दैट, और तो कोई मसले की बात है ही नहीं। डन। यहां तक बात क्लियर हो जाती है? सबको क्लियर हो जाती है यहां तक बात? देख लो बेटा, सब लोग क्लियर है यहां तक? वेरी। अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है। तो जो दूसरा अकाउंट एग्जामिनर हमसे प्रिपेयर करने को बोलता है, वो बोलता है कि मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दे दो मोटर व्हीकल का। कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना शुरू करें, तो अगर हम ये देखें कि यार, चलो यहाँ पे पहले अकाउंट बनाते हैं और फिर हम नीड के ऊपर आके बात करेंगे। पहले हम ये देखें कि यार ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो मेरा बेटा अकाउंट होता है, यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन। हमेशा साथ साथ कॉपी किया करें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कैलकुलेटर हाथ में रख के बैठिएगा।
अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है सवाल में, 44,000 का, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है कि 44,000 की प्रोविजन साल के शुरू में पहले से दी हुई थी सवाल में। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 1999 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का बनेगा सर? 44,000 का बनेगा। वेरी गुड, सिंपल एज दैट, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अब होगा क्या, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस साल हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब अगर मैं आपको आसान कर दूं तो आप मुझे बताओ कि आपकी पॉलिसी क्या है। आपकी ईयरली पॉलिसी है, ईयरली पॉलिसी ये कहती है कि आपने जो एसेट बेच दिया उस एसेट पे कोई चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार मेरे पास जो एसेट्स मौजूद थे साल के शुरू में वो कितने के थे, 1 लाख के मौजूद थे, और उसमें से एक 30,000 की कॉस्ट वाला मैंने बेच दिया, तो मेरे पास एसेट्स बच कितने गए, 70,000 के। तो इसका मतलब मुझे डेप्रिसिएशन इस 70,000 पे चार्ज करनी चाहिए या इस 1 लाख पे चार्ज करनी चाहिए। अब मैं डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूंगा, बिकॉज आई एम यूजिंग द ईयरली पॉलिसी। टेल मी, क्या मैं 70,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या मैं 100,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? किस पे चार्ज करूंगा? ईयरली पॉलिसी क्या कहती है, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो एक एसेट बिक गया तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगी, तो 1 लाख पे तो चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि 1 लाख रुपए के अंदर ये 30,000 तो इंक्लूडेड था। तो अब रिमेनिंग एसेट्स हमारे पास कितने के बच गए, 70,000 के बच चुके हैं। सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दीज या दीज एसेट्स जो कि अभी हमारे पास रिटेन हुए हैं इस साल के आखिर में। और वो एसेट्स कितने हैं, वो 70,000 की कॉस्ट रखते हैं एसेट्स, और उनके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, 20%। तो आंसर कितना आएगा जरा निकाल के देखो, 14,000। तो क्या ये आपको पता लग गया कि 14,000 की जो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आई है, दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन, दिस इज व्हाट, दिस इज एनुअल डेप्रिसिएशन। अब आपको समझ आया कि मैंने किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, जो मेरे पास सिर्फ एसेट्स बच गए हैं तो उन एसेट्स के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी। अब इसको ऐसे भी देख सकते थे कि जो मैंने कॉस्ट का अकाउंट बनाया था, तो कॉस्ट का अकाउंट का ये 70,000 मुझे क्या बता रहा था, 70,000 मुझे ये बता रहा था कि तुम्हारे पास साल के आखिर में वलीद $70,000 की एसेट्स बच चुके हैं। तो मैं चार्ज भी डेप्रिसिएशन किस पे करूंगा, इस 70,000 पे करूंगा। ये 70,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। इस 1 लाख पे सर क्यों नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि ईयरली पॉलिसी थी और ईयरली पॉलिसी कहती थी जो एसेट बिक गया उस पे चार्ज मत करना। तो इस 1 लाख रुपए के अंदर अभी ये 30,000 वाला एसेट शामिल है ना। हाँ, तो ये तो बिक चुका है तो इस पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं की जाएगी। तो अब रिमेनिंग एसेट्स जो बचेंगे उन पे चार्ज की जाएगी। सो रिमेनिंग एसेट्स कितने के बचे हैं हमारे पास, 70,000 कॉस्ट वाले बचे हैं। सो आई एम गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन 70,000 into 20% is equal to $14,000। क्लियर है ना? सब लोग मुझे बताएंगे बेटा ये, क्योंकि ये बड़ा मैं स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबको क्लियर होनी चाहिए कि दैट डेप्रिसिएशन विल चार्ज ऑन 14,000। सब लोग मुझे लिख के बताओगे कि सबको क्लियर है ये वाली बात। दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना। मतलब इसके अलावा और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। हाँ, बात समझ आती है, इसके अलावा तो नहीं कर सकते हो। सबको क्लियर होना चाहिए। देखो अगर प्रॉब्लम है तो आप लिखोगे भाई बता दे सर दोबारा से, बेटा दोबारा बताऊंगा, मेरा काम है बताना दोबारा से। बट जाहिर सी बात है पेपर वाले दिन तो नहीं बता सकता ना। हाँ, तो पेपर वाले दिन से पहले ही पूछोगे मुझसे। सबको क्लियर है, वेरी गुड। इसका मतलब कि सब लोग को ये बात क्लियर हो गई कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, 14,000 का। अब आपको पता है जब डेप्रिसिएशन होती है, ये जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है, तो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या बनती है सर, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। और आपने हमेशा हमें हमें हमेशा सिखाया है कि जब भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है, यही एंट्री बन जाती है, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं सर, पहली बात। वेरी गुड, कितने से डेबिट करोगे सर, जितने का एक्सपेंस है 14,000 का। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक क्रेडिट नेचर की चीज होती है और इस प्रोविजन को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 14,000 क्रेडिट हो जाएगी। दिस विल बी द डबल एंट्री, ये एंट्री बनेगी। हाँ, ये एसएलएम है बेटा, ये एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया। देखो कॉस्ट के ऊपर मैंने क्या करा है, कॉस्ट के ऊपर मैंने परसेंटेज चार्ज कर दी है, 70,000 वॉज कॉस्ट ना। हाँ, और इसके ऊपर मैंने क्या करा है, रेट चार्ज कर दिया। तो मेरे पास आ क्या गया, एनुअल डेप्रिसिएशन। ऊपर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा, कॉस्ट। देखो ऊपर फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इनटू रेट इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, एसएलएम ही लगाया है मैंने। ठीक है, अच्छा जी आगे सुनो जरा अगली बात। अब अगर आप नोटिस करें तो ये डबल एंट्री बन गई, बना ले अपने पास सब लोग ये डबल एंट्री, सब लोग बना ले, सबके पास ये डबल एंट्री बनी होनी चाहिए। बन गई सबके पास ये डबल एंट्री, क्लियर है यहां तक, कोई मसला नहीं है किसी को।
ठीक है। अब इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं। हम कौन सा अकाउंट बना रहे थे सर? हम बना रहे थे अकाउंट इस बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। कौन सा अकाउंट बना रहे थे मेरी जान? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो अकाउंट में क्या हो रही है, डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है? सर क्रेडिट हो रही है। हाँ, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो। सर 14,000 से हो रही है, 14,000 से करें। हाँ बेटा 14,000 से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो, तो यहाँ पे लिखो 14,000। नाउ ये 14,000 किसकी वजह से हो रही है? सर ऑपोजिट अकाउंट का नाम, एंड ऑपोजिट अकाउंट का नाम मेरा बेटा क्या है मुझे बताओ? ऑपोजिट अकाउंट का नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट यहां पे लाके लिख दो, इनकम स्टेटमेंट। अब सवाल ये उठता है कि डेप्रिसिएशन हम किस दिन चार्ज करते हैं? तो बेटा डेप्रिसिएशन हम करते हैं साल के आखिरी दिन चार्ज, यानी कि 31 ऑफ दिसंबर 1999 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी। क्लियर एनफ? यहाँ तक मुझे बताओ, क्या क्या ये वाली बात सबको क्लियर है कि ये क्या गेम था और मैंने ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करके तुम लोग को शो करी? कॉज मैं इसके ऊपर बहुत टाइम लगा चुका हूँ। ईयरली पॉलिसी मैंने 2 दिन पढ़ाई है, कभी ऐसा नहीं होता कि 2 दिन ईयरली पॉलिसी डिटेल में पढ़ाई जाए, बट मैंने पढ़ाई है। तो अब आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार ये डेप्रिसिएशन ऐसी निकलेगी अब, राइट? अच्छा, अब आपको पता है आपने नवंबर 1999 में एक डिस्पोजल भी करा था, एक एसेट बेचा भी है ना? तो जो एसेट बेचते हो उस एसेट की सारी डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? अकाउंट में से, इस प्रोविजन के अकाउंट में से निकाल देते हो, क्योंकि जब एसेट बिका तो कॉस्ट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। और इसी तरीके से प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट नेचर होता है, तो उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करके अकाउंट में से निकाल दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार वो एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? बेटा इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे नहीं आया, एंट्री देखो, एंट्री क्या बन रही है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। तो अगर तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे होगे, अगर तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे, तो पीएफडी का अकाउंट, पीएफडी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? 14,000 की वजह से। तो इसके आगे इसका नाम क्या लिखते हो? ऑपोजिट अकाउंट। तो ऑपोजिट अकाउंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट। इस वजह से इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। एक्चुअल में डबल एंट्री में इनकम स्टेटमेंट डेबिट हुई है एंड प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, राइट? ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो तुमने एसेट बेचा है उसकी अब तक की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब आओ हम बात करते हैं उस एसेट के बारे में। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर ने तुम्हें ये डेट दी थी 1996 अगस्त में तुमने खरीदा था, राइट? 1996 अगस्त में खरीदा था। हम क्या करते हैं, एक पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग पीरियड्स बनाते हैं। लेट सपोज एक साल में बनाता हूं यहाँ पे। लेट सपोज ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 1996 में और ये एंड हो जाता है 31 दिसंबर 1996 को। ठीक हो गया? अब इस साल के दौरान बीच में यहां पे कहीं अगस्त आया होगा, ठीक है? अगस्त 1996 में। और इस दिन आपने क्या करा है? इस अगस्त वाले मंथ के अंदर आपने एक एसेट खरीदा था, ठीक है? वो एसेट जो आपने इस साल बेच दिया है, वो एसेट आपने कब खरीदा था? 1999 में खरीदा था। हाँ या ना? पहले तो मुझे ये क्लियर करो। 1990, सॉरी 1999 लिख दिया, गलत करा। 1990, सॉरी, इसको सही कर लेते हैं। 1996 में खरीदा था ना? ठीक है, 1996 अगस्त के अंदर आपने ये एसेट खरीदा था। मैंने 99 लिख दिया था, ऐसा ही हुआ था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो 1996 का ईयर था, ये ईयर ऑफ परचेस था? इस साल आपने एसेट को परचेस किया था, हाँ या ना? जो एसेट तुमने इस साल बेचा है 1999 में, वो 1996 अगस्त में तुमने परचेस किया था, हाँ या ना? पहले तो ये क्लियर कर लो, हाँ या ना? क्या तुमने 1996 में परचेस किया था? जिनके पास बुक्स नहीं है बेटा, वो बुक्स प्लीज ले लें, क्योंकि आपके पास ये सामने खुली होनी चाहिए। बट उसने क्या बोला था कि उसने ये एसेट कब खरीदा है? वो उसने एसेट खरीदा है 1996 अगस्त के अंदर, राइट? आप सब लोग देख लें, अगस्त 1996 में खरीदा था ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो साल है इस एसेट का, ये पूरा साल इसका, ये जो टाइम पीरियड है, ये 1996 का जो ईयर है, ये इस एसेट का परचेज ईयर है। इस साल ये एसेट खरीदा गया है। ऐसा ही है? देख लो सब लोग गौर से, ऐसा ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब लोग देख लें और सब लोग मुझे बताएंगे हाँ सर या ना सर। आप दोनों में से एक बात मुझे जरूर करेंगे कि 1996 परचेज ईयर है, ये परचेज ईयर है, हाँ या ना? कुछ लोगों ने हाँ यस लिखा है, बट कुछ लोग अभी तक जवाब नहीं दे रहे। यस 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 यस, हाँ यस। बेटा हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं बड़ों को। अच्छा, सही है।
इसका मतलब हमें हमें ये बात क्लियर हो गई कि 1996 के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। इसका मतलब 1996 का जो ईयर था ये इसका परचेजिंग ईयर था, और आपने इस साल कितने का खरीदा था ये एसेट? 30,000 का खरीदा था। तो पहले साल जब आपने इसको डेप्रिशिएट करा होगा 20% से, तो 1996 में ये कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? इसकी डेप्रिसिएशन तो निकालो, कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है बताओ, चलो बताओ मुझे कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है इसकी? 6,000 आ रही है, यानी कि पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 6,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। क्लियर हो गई बात ये वाली यहां तक? अगली बात सुनो। फिर अगला साल आया, जो अगला साल हमारे पास आया वो कौन सा साल था? 1996 के बाद 1997, जो कि स्टार्ट हुआ होगा अगेन 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1997 को, और एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 1997 को। ये जो एसेट है, क्या ये 1997 के अंदर पूरे साल हमारे कारोबार के अंदर रहा होगा या नहीं रहा होगा? पहले तो ये क्लियर कर लो। ये जो एसेट है ये पूरे साल हमारे कारोबार के अंदर रहा होगा या नहीं रहा होगा? सोचो, ये पूरे साल रहा होगा या नहीं रहा होगा? यस या नो? क्या 1997 में ये एसेट बिक गया था या हमारे बिजनेस के अंदर ही मौजूद था इस पूरे साल, थ्रू आउट दिस लाइन? क्या ये एसेट मेरे पास मौजूद था जो मैंने 1999 में बेचा? हाँ सर, 1999 में आके बेचा है ना आपने, तो रहा होगा। 97 में भी होगा, 98 में भी होगा। इसका मतलब 1997 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी। तो कितनी चार्ज करेंगे सर? 30,000 पे अगेन लगा देंगे 20%, क्योंकि एसएलएम है, हर साल कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा। अगेन डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 6,000 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगला साल आया, और अगला साल जो आपके पास आया वो कौन सा साल था? वो था 1997 के बाद 1998। तो 1 जनवरी 1998 के शुरू से लेके 31 दिसंबर 1998 तक क्या ये एसेट आपके पास इस पूरे थ्रू आउट द टाइम भी मौजूद रहा? हाँ सर, आपने इसको 1999 में जाके बेचा है तो आपके पास अभी तो मौजूद रहा होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, तो ये आपके पास क्या रहा होगा? मौजूद रहा होगा, स्टे करा होगा एसेट ने। इट मींस दैट आई एम गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1998 एज वेल। तो उसके अगले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना आ जाएगा? सर वही 30,000 के ऊपर 20% लगा दें, डेप्रिसिएशन निकालना तो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो पहली क्लास में ही आपने सिखा दिया था कि ये बड़ा सिंपल सा काम। डन। अब अगला सवाल, इसके बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आया? सर इसके बाद नेक्स्ट ईयर आया 1999। हाँ, और 1999 कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 1999 से लेके 31 दिसंबर 1999। हाँ सर, इस साल ना हमने इस एसेट को बेच दिया था। ये साल इस एसेट का डिस्पोजल ईयर था। ये साल इस एसेट का, ये जो साल है 1999 वाला साल है, ये साल इसका डिस्पोजल ईयर था, और 1996 इसका परचेजिंग ईयर था। बाकी के बीच के 2 साल तो एसेट स्टे करा। इसका मतलब सर अगर ये ईयर ऑफ डिस्पोजल है तो मेरा बेटा मैंने ये कब डिस्पोज करा? सर आपने डिस्पोज करा था नवंबर के महीने में, 1999 के अंदर आपने इसको क्या करा था? एसेट को डिस्पोज कर दिया था, इसका डिस्पोजल हो गया था, राइट? इसको हमने क्या करा था? डिस्पोज कर दिया था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो पीरियड है हमारे पास एसेट इतने अरसे रहा था और उसके बाद हमारा एसेट क्या हो गया था? डिस्पोज हो गया था। इतने टाइम पीरियड रहा और उसके बाद क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या तुम लोग 19, मैं सबसे सवाल पूछूंगा और सबने जवाब देना है, क्या 1999 में इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी? हाँ या ना? क्या इसके ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे? हाँ या ना? मुझे ये बताओ। सब लोग नो लिख रहे हैं, सब लोग नो लिख रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा कि यस चार्ज होगी इस साल भी। अच्छा मेरा बेटा, जो बच्चा यस लिख रहा है मुझे ये बताओ कि ईयरली पॉलिसी क्या कहती है? जिस साल खरीदोगे उस साल पूरे साल की चार्ज कर दोगे, और जिस साल बेचोगे उस साल कोई डेप्शन चार्ज नहीं करोगे। तो इसका मतलब नहीं की जाएगी। दिस इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल। सो जो हमारे पास ये ईयर है, ये कौन सा ईयर है? डिस्पोजल ईयर है। एंड डिस्पोजल ईयर जब ईयरली पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है तो कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज उस साल नहीं की जाती उस स्पेसिफिक एसेट पे। अब क्लियर हो गई बात? मींस इसका मतलब हम 1996 में चार्ज करेंगे पूरे साल की। भले मैंने वो अगस्त अगस्त में खरीदा, लेकिन मैं करूंगा पूरे साल की चार्ज, क्योंकि ईयरली पॉलिसी कहती है। 1997 में भी उसमें पूरे साल की डिडक्शन चार्ज होगी क्योंकि पूरे साल रहा है एसेट। 1998 में भी पूरे साल रहा है एसेट। और 1999 में मैंने एसेट इस्तेमाल तो किया नवंबर तक, लेकिन उसके बाद बेच दिया। सो दिस इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल। देयरफॉर जिस साल डिस्पोज करते हैं उस साल एसेट पे
कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, नो डेप्रिसिएशन। और जिस साल एसेट खरीदते हैं उस साल उस एसेट पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। दिस इज ईयरली पॉलिसी। देखो कितना आसान हो गई अब बात। अब क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब अगर आपसे मैं ये बोलूं कि यार ये डिस्पोजल अकाउंट जो है, इधर हम लोग इधर भी रिकॉर्ड करेंगे, अब यहां पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये क्या है? प्रोविजन का अकाउंट है। तो इस एसेट पे अब तक मैंने जितनी डेप्रिसिएशन लगाई है वो सारी डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाएगी? इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। तो अब तक कितनी डेप्शन लगा चुका हूं सर? अब तक आप 3 सालों की डेप्शन लगा चुके हैं। नंबर 1 6,000, नंबर 2 6,000, नंबर 3 6,000, यानी कि टोटल जो अब तक सर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं वो 18,000 की उस एसेट के ऊपर चार्ज कर चुके हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट 18,000 इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट विच इज बीइंग सोल्ड इन 1999? यस या नो? क्या मैं बोल सकता हूं कि 18,000 रुपए की अब तक इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुकी थी? 18,000 रुपए की डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी इस एसेट पे लगा चुके थे। वही डेप्रिसिएशन हमने क्या करी है? अकाउंट में से एलिमिनेट कर दी है, डेबिट करके खत्म कर दी है। देख लो सब लोग गौर से। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो आपको ऐसे सारी चीजें क्लियर नजर आ रही होंगी। 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 18,000 बनता है। ठीक है, 6 + 6 + 6 18,000 बनता है। देख लो सब लोग, क्या अब ये सबको क्लियर होता है कि ये मैंने 18,000 कैसे कैलकुलेट करा? सबको क्लियर होता है? पहले ये देख लो, पहले काम की चीज देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब कि अभी तक सब लोग बराबर जा रहे हैं। वेरी गुड, जी लिखा है एक बच्चे ने, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब जरा सुनो, अभी हम लोग एक काम करते हैं ना, ये अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो अब्दुल रहमान ने तो हमेशा की तरह माशाल्लाह से पहले से आंसर दिया हुआ है, तो बच्चा बहुत तेज तेज कैलकुलेशन करता है। वैसे अशार भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है। जरलिश पहले जवाब जल्दी देती थी, अब स्लो दे रही है। आयफर भी टाइम पे देती है। ताशवीन आजकल कम जवाब दे रही है। और बाकी लोग का अभी मैं देख के बताता हूँ कौन कितना तेज जवाब दे रहा होता है। खैर, 44,000 प्लस 14,000 कितना होता है? चलो बताओ। 44,000 प्लस 14,000 कितना होता है? 58। तो ये 58,000 दोनों साइड पे आ गया। 58,000 दोनों साइड पे आ गया। और इस 58,000 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 18,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 डिसम्बर 1999 बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस शीट ही बेटा कितना बनेगा? जरा माइनस करना। 40,000 का बन रहा है, ठीक है। और यही बैलेंस अगले साल का 1 जनवरी, बीडी बैलेंस लिखना जरूरी होता है, सही है? ये नहीं सीडी लिख के छोड़ दो, एक मार्क कटेगा। तो बैलेंस 2000 का ओपनिंग बैलेंस कितना बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वो कितना बन जाएगा? 40,000 का बन जाएगा। बेटा क्लियर हो गई ये वाली बात? देखो गौर से सब लोग, सबको ये वाली बात क्लियर हो गई है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको बड़ी बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सबको क्लियर हो गई है? ये अकाउंट क्लियर हो गया सबको? सारी बातें ठीक है, वेरी गुड बेटा। अच्छा अब आगे बात करते हैं। अगली बात सुनो। एग्जामिनर अगली रिक्वायरमेंट क्या देता है? अगली रिक्वायरमेंट के अंदर वो आपसे बोलता है कि यार, बोलता है भाई ये मोटर व्हीकल का एक डिस्पोजल अकाउंट बना दो। डिस्पोजल अकाउंट का मतलब तुम ये देख के बताओ कि जो एसेट तुमने बेचा है, इस एसेट को बेच के तुम्हें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो अब अगर हम बात करें कि यार ये एसेट को बेच के हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो इसके लिए हमें तीसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। और तीसरा अकाउंट कौन सा है? डिस्पोजल अकाउंट है। अब डिस्पोजल अकाउंट बड़ा बेसिक सा अकाउंट होता है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये मालूम करना होता है जो एसेट बिका है वो फायदे में बिका है या नुकसान में बिका है। सो हियर इज द डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा अब ये डिस्पोजल अकाउंट जो है, जरा सुनिएगा बात को गौर से। डिस्पोजल अकाउंट है, सबसे पहले तो आपने एसेट बेचा कब था? नवंबर में बेचा था, नवंबर 1999 में। तो जो आपने बेचा था वो क्या था? मोटर व्हीकल थी। तो सबसे पहले तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। और वो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? द कॉस्ट वॉज 30,000, है ना मेरा बेटा? और फिर उस मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे नवंबर 1999 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और वो कितनी रिकॉर्ड करोगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करी है ना ऊपर, ये देखो 18,000 की, तो वो रिकॉर्ड कर देंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे नवंबर 1999 को हमें पैसा कितना मिला। तो क्या बोला था उसने? वॉज सोल्ड फॉर $9,000। कितने का बिका था? 9,000 का बिका था। तो 9,000 का जो आपके पास ये बिका था,
वो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास बैंक में पैसा आया होगा, 9,000 का एसेट बिक गया। अब सवाल ये उठता है कि यार ये जो एसेट है इसको, ये था कितने का सर? ये 30,000 का था। इस्तेमाल करके कितने का फायदा उठाया आपने? उठाया सर 18,000 का। 9,000 रुपए का पैसा आपने वसूल कर लिया, यानी कि उस 30,000 वाले एसेट से मैंने 27,000 के बेनिफिट्स हासिल करे। सर 27 कैसे बता रहे हैं बेटा? इन दोनों को ऐड करो तो टोटल बेनिफिट्स पता लग जाएंगे। टोटल बेनिफिट 18,000 इस्तेमाल करके फायदा उठाया डॉलर का, और 9,000 रुपए का उसको बेच के फायदा उठाया, तो टोटल 27,000 का मैंने फायदा उठाया। हालांकि चीज कितने की थी? 30,000 की। तो एक 30,000 वाली चीज पे अगर मैं उसके 27,000 रुपए के बेनिफिट्स उठाता हूं तो ये नुकसान का सौदा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा इस अकाउंट के अंदर। तो ये लोग जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। एक बच्चे ने डबल एंट्री सी बना के दी है, शाबाश। 30,000, 30,000। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यार लॉस आ रहा है, तो लॉस कितने का आ रहा है? 3,000 का लॉस आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा ये नवंबर 1999 को इनकम स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या हुआ है? लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल, इसको हम क्या कहेंगे? लॉस ऑन डिस्पोजल। अब मैं आप लोगों को, मेरी हमेशा आदत है एग्जामिनर मांगे या ना मांगे, मैं कोशिश में रहता हूं कि मैं आपको इनकी जर्नल एंट्रीज बना के दिखाऊं। तो आओ इनकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्री कैसे बनेगी सर? जब एसेट बिकता है तो एंट्री बनती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री बनती है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, उसकी कॉस्ट से, एंड मोटर व्हीकल की कॉस्ट क्रेडिट। मोटर व्हीकल की कॉस्ट क्रेडिट। मेरा बेटा देखो, यही एंट्री ऊपर बनी है, देखो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है मेरा बेटा? ये देखो जरा। सर मोटर व्हीकल की वजह से। देखो डिस्पोजल अकाउंट को मैंने डेबिट किया, किसकी वजह से? मोटर व्हीकल की वजह से। कितना आसान हो गया। फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर? दूसरी एंट्री के अंदर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो डेबिट हो जाएगा सर 18,000 से, एंड डिस्पोजल अकाउंट सर क्रेडिट हो जाता है। दूसरी एंट्री ये बनती है। और अगर आप ऊपर भी देखो तो ऊपर भी क्या हुआ है एंट्री के अंदर? प्रोविजन फॉर वो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है सर? डिस्पोजल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। देखो क्या हो रहा है? डिस्पोजल अकाउंट 18,000 से सर क्रेडिट हो रहा है। बेटा किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। तो देखो यहाँ पे मैंने एंट्री भी क्या बनाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट 18,000 क्रेडिट। फिर तीसरी एंट्री बनती है कि यार जो आपने एसेट बेचा उससे आपको पैसा कितना मिला। तो एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया? तो बैंक में पैसा आया 9,000। एंड अगली चीज कि भाई ये जो 9,000 हमारे पास आया है तो इसको क्रेडिट क्या होगा बेटा? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्पोजल करने की वजह से आपके पास 9,000 आया। तो देयरफॉर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखो बैंक का कितना पैसा है? 9,000। और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है 9,000 से? देखो सर डिस्पोजल अकाउंट की आपने 9,000 क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से क्रेडिट हो गया सर? ये क्रेडिट हो गया बैंक की वजह से। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। क्लियर हो गई ये वाली बात। फिर फोर्थ एंट्री, तो फोर्थ एंट्री में आप देखें तो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो यानी कि एंट्री बन गई नंबर 4, फोर्थ एंट्री एंड द लास्ट एंट्री। लॉस हुआ तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 3,000 से, और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है। और वैसे भी हमें पता है कि कभी कोई लॉस होता है, कोई एक्सपेंस होता है, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट ही हो जाती है। और यहाँ पे आपको अकाउंट से देख के भी यही चीज नजर आ रही है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी 3,000। तो यहाँ पे देखो ऊपर एंट्री में क्या हो रहा था? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे भी देखो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बेटा किसकी वजह से क्रेडिट सर? इनकम स्टेटमेंट की वजह से क्रेडिट। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ तक कॉपी कर लो सब लोग अपने पास पहले। सब लोग कॉपी करो और मुझे बताओ कि हाँ सर ये डिस्पोजल अकाउंट और इस डिस्पोजल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, मतलब इसके अंदर कोई मसला नहीं है। कॉपी हो गया है? किसी को पिछला कोई पेज कॉपी करना है तो वो भी बताएगा, मैं पिछला पेज करूंगा, स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लो या जो भी है। और कॉपी साथ साथ करा करो मेरे ना, सही है? क्योंकि आप क्लास में साथ साथ चलोगे ना तो देखना आप में खुद ही एक इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी कि हाँ यार मैं बहुत बेहतर तरीके से कर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपीड, कॉपीड, डन, क्लियर, कॉपी, डन, कॉपीड, कॉपीड एवरीथिंग, क्लियर एंड कॉपीड। सही है, वेरी गुड। आगे सुनो। अब सर आर वी डूइंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस?
अभी ये करते हैं, सैटरडे का भी अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा, अब आगे वो बोलता है कि भाई अभी आप लोगों ने मुझे जवाब देने हैं, सब लोगों ने, सही है। स्टेट 3 रीजंस व्हाई डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट अकर्स। यार वो बोल रहा है कि व्हाई व्हाई एसेट्स डेप्रिशिएट होते क्यों हैं। याद है सबसे दूसरी क्लास वाला लेक्चर कि यार ये एसेट्स असल में डेप्रिशिएट होते ही क्यों हैं, ये अपनी वैल्यू में लूज लेके ही क्यों आते हैं, जरा मुझे बताओगे? कुछ याद है? व्हाई डू नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट, याद है मैंने सवाल लिखवाया था आपको? वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया। सही है भाई, सही है। टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गया, वेयर एंड टेयर हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, वेयर एंड टेयर हो गया, वेरी गुड। और बताओ और क्या हो सकता है? आउटडेट हो सकता है, इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही है। मतलब आप लोग सारे, सब लोग जो भी जवाब दे रहे हैं वो सही है। वो स्टेट 3 रीजंस बोले थे, वेयर एंड टेयर लिखो अपने पास, रस्ट एंड डस्ट लिखो, ऑब्सलीट लिखो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लिखो, ओल्ड फैशन लिखो, आउटडेटेड लिखो, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल रीजन या इन एडुकेट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कोई भी आप लिख सकते हो, ये मैंने 7 8 आपको बताए हैं, इनमें से आप 3 कोई से भी अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बट याद है मैंने तो ये पढ़ाते हुए आपको 2 चीजों में ब्रेक करवाए थे, और वो 2 चीजें कौन सी थी? मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल डेटीरियोरेशन होती हैं कुछ, और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। वेरी गुड, यस, तो आप लोगों को ये बात भी याद है, वेरी गुड। तो ये जो मैं आपको ओपनिंग लेक्चर देता हूँ ना, ओपनिंग लेक्चर इज समथिंग बहुत, मतलब पता नहीं क्यों बहुत थोड़ा अच्छा हो जाता है मुझसे। बट आफ्टर दैट जाहिर सी बात है, पास पेपर्स नहीं करोगे तो फिर उस ओपनिंग लेक्चर की कोई खास वर्थ नहीं बचती। अब यहाँ से देखते हैं जरा, डेप्रिसिएशन इज ऑन पेज नंबर 100। लेट्स गो ऑन पेज नंबर 100, ठीक है। चल यहाँ पे चलते हैं 100 पे। अच्छा जी, पेज नंबर 100 अगर आप देखें तो यहाँ पे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, और फिर उसके बाद आया था कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो कॉजेज के अंदर हमने क्या बात करी थी कि क्यों डेप्रिशिएट होते हैं, व्हाई डू नॉन करेंट एसेट्स डेप्रिशिएट, सवाल याद आया? ये रहा वो सवाल। एंड देन हमने टॉक करी थी कुछ इस बारे में कि फिजिकल डेटोरिएशन होती हैं कुछ, और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे हम लोगों ने लिखे थे, तो आप लोग चाहें तो अपने पास लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने ये नीचे वाली चीज नहीं पढ़ाई थी क्योंकि इसकी जरूरत उस टाइम पे नहीं थी। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव टॉट यू दीज बोथ ऑफ दी पॉलिसीज, ईयरली पॉलिसी एंड मंथली पॉलिसी। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस चीज का, और अपनी कॉपी के अंदर ईयरली पॉलिसी और मंथली पॉलिसी की डेफिनेशन भी बाद में कॉपी कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सर? फ्रॉम वेयर आई कैन परचेज योर नोट, बेटा सीआई नेटवर्क से तुम्हें मिल जाएंगे, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, और अपनी लोकेशन और एड्रेस तो तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएंगे नोट्स, कोई इशू नहीं है। वैसे अगर फिजिकली चाहिए तो तुम्हें सीआईई नेटवर्क से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं तो अगली बात क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टेट, अब जरा सुनिएगा, स्टेट 2 रीजंस व्हाई डेप्रिसिएशन हैज टू बी प्रोवाइडेड इन फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। याद है मैंने एक सवाल लिखा था और मैंने आपसे पूछा था वो सवाल कि व्हाई डू वी टेक डेप्रिसिएशन इनटू द अकाउंट्स। इस डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग से क्या ताल्लुक बनता है? व्हाई वी टेक या व्हाई वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इनटू द अकाउंट्स। याद आया वो सवाल? अगेन द सेकंड क्लास जो हम लोग की डेफिनेशन की चल रही थी। तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने अगला सवाल यहाँ पे देखा होगा कि ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, याद आया? वाई डू वी टेक, ये देखें, वाई डू वी टेक डेप्रिसिएशन इनटू दी अकाउंट्स। तो वो कौन से 2 रीजंस हो सकते थे? नंबर 1 द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, नंबर 2 द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कहते थे कि डेप्रिसिएशन को तुम्हारी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? कभी भी अपने एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? अपनी इनकम्स को अपने एक्सपेंसेस से मैच करो। अब एसेट्स को ओवर स्टेट ना करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और इनकम्स को एक्सपेंसेस से मैच करने के लिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो इसको यहाँ पे भी रिकॉर्ड करोगे। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इट स्टेट दैट एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज अज्यूम्ड कांट फाइंड द प्रॉपर वर्ड। बेटा ऐसे नहीं है, ये जो तुम प्रूडेंस की डेफिनेशन दे रही हो ये आदि है, बट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो बहुत सारी बातें करता है ना। तो यहाँ पे देखो जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है अंताइल, बेटा इसको कॉपी कर लेना, सही है? आप इसको कॉपी कर लेना दोनों डेफिनेशंस को। बट दिस टाइम एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू टू राइट द accounting concept definition, he is just asking you to state those concept. तो number 1 concept is matching concept and number 2 concept is prudence concept. क्लियर हो गया मेरा बेटा? यहां तक बात समझ आई है? क्लियर है? ठीक है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या था?
This concept states that business should never overstate its assets को कभी ना बढ़ाए, and should never understate its liabilities, कभी liabilities को कम ना करे. So fixed assets are used and lose their value over time. So depreciation is charged to show the assets on their प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज नेट बुक वैल्यू. आपको ये डेफिनेशन बड़े क्लियरली समझ आई होगी कि हाँ यार ये क्या बात करी थी उस सर ने. एंड नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी मैच्ड with the revenue of that period. So depreciation is also an expense as assets losing its value over a particular period of time. So it is to be matched against the revenue within the period. Clear हो गया? Done. देखो ये वाली बात क्लियर हो गई. सर कुड यू सेंड द फर्स्ट टू क्लासेस एज आई ज्वाइन बैक राइट फ्रॉम द क्वेश्चन. ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इश्यूज नहीं, कोई इश्यूज नहीं. अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का निपटाया है. और ये आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मार्क्स लूजिंग वाली बात नहीं नजर आ रही होगी, और इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हुए हैं. बस सिर्फ आरबीएम अगर इस सवाल में दे देता तो ये सवाल और टेक्निकल हो जाएगा, जो कि आगे जाके मैं करवाऊंगा. ठीक है, आपको मैक्सिमम और टेक्निकल सवालों पे लेके जाऊंगा. बट इसके ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस रखना है. अब जहां तक बात रही सैटरडे वाली क्लास की, तो सैटरडे वाली क्लास में थोड़ा सा तुम लोग रुक जाना. मैं तुम लोग को सैटरडे वाली क्लास का अनाउंसमेंट कर दूंगा अगर मैं फ्री हुआ सैटरडे को. तो इंशाल्लाह ताला मैं तुम लोग को कल दिन के टाइम बताऊंगा कि दैट आई एम टेकिंग द क्लास और नॉट ऑन सैटरडे. ठीक है, कल ही है सैटरडे वैसे, तो उसको उस वक्त हम लोग देख लेंगे. ठीक है, तो चलो भाई हम आज की क्लास में इतना रखते हैं, और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में. हो सकता है वो कल हो सकता है वो वेंसडे को हो, तो वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो बाय बाय. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.